राज्य शासन ने उन्हें सेवा से बाहर कर दिया है कि अब आप इस पद पर नहीं रह सकते। आज मेरी मजबूरी हो गई है क्योंकि मैं अपने घर में अकेले कमाने वाला था और मेरे घर में कोई संपत्ति अलग से बनी नहीं है। यह कहानी सिर्फ गौरव गुप्ता की नहीं बल्कि हजारों शिक्षकों की है जो सरकारी नीति निर्माताओं की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है और अचानक से जो कमेटी सरकार ने बनाई है उन्हें उम्मीद उस सरकार से है जिन्होंने इनसे वादा किया था। उन्हें उम्मीद उन विधायकों से है जिन विधायकों ने विधानसभा में कहा था कि इनके लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ भला होगा। उम्मीद तो सीएम विष्णुदेव साय से भी है जो कह रहे थे सरकार कमेटी का हवाला देते आ रही है, लेकिन यही चीज अगर सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुले आश्वासन दे दे और कमेटी का टाइम लिमिट फिक्स कर दे तो हम आश्वस्त हो जाएंगे। हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी बातों को संज्ञान में जल्द से जल्द आचार संहिता के बीच में आचार संहिता के जस्ट बाद हमारी जॉब पर या जहाँ पर उनको लगता है कि हमारा समाधान हो सकता है वहाँ पर पुनः प्रतिस्थापना भी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की नौकरी चली गई है, ये खबर आप सबको मालूम है। और नौकरी जाने के बाद समायोजन की लड़ाई लड़ रहे थे, सड़क तक लड़ाई लड़ी गई, धरना किया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, बहुत कुछ हुआ, बवाल हुआ, बखेड़ा हुआ, सब आपको मालूम है। अब उसके बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद सब अपने अपने घर चले गए और कई तो ऐसे हैं अपना काम धंधा शुरू कर लिया। उन्हें सरकार से उम्मीद नहीं है कि अब उनकी नौकरी का कुछ नहीं होने वाला। हालांकि सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया है जिसका अता पता नहीं है। अब ऐसे में क्या करें, घर परिवार भी चलाना है क्योंकि अधिकांश ऐसे थे जो अपने परिवार का इकलौता भी था, इकलौती भी थी, जिनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। अब इन जिम्मेदारी को भी पूरा करना था। बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक कोर्ट में मामला गया, आपको मालूम होगा। डीएड वालों को नौकरी मिलने वाली है, काउंसलिंग की डेट आ गई है, काउंसलिंग होने वाली है। उसके बाद इन्हें स्कूल लोकेट किया जाएगा डीएड वालों को बीएड वालों की जगह पर, और स्कूल लोकेट होने के बाद वो अपनी नौकरी शुरू कर देंगे। ऐसे में बीएड वालों का क्या होगा? वो कमेटी जो बनाई गई है वो कमेटी क्या करेगी, क्या सिफारिश करेगी और उस पर सरकार किस तरह से अमल करेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत उम्मीद थी है सरकार से कि सरकार कुछ फैसला करे, और उम्मीद उन युवाओं को भी थी कि सरकार अपने घोषणा पत्र में, हालांकि नगरीय निकाय चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, घोषणा पत्र में कहीं कोई जिक्र करती युवाओं के संबंध में कि सरकार नौकरी निकालने वाली है, 33,000 भर्ती निकालने वाली है। 33,000 भर्ती का मामला भी पेंडिंग है और अभी चुनाव चल रहा है। चाहे तो चुनाव के बीच जो है इन मुद्दों को उठाया जा सकता था, लेकिन ना सरकार की ओर से उठाया जा रहा है, ना ही विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। विपक्ष वाले युवाओं की बात करते हैं लेकिन नौकरी की बात वो भी नहीं कर रहे हैं, सरकार से वो भी नहीं पूछ रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो धमतरी जिला के कुरूद से आया है और सरकारी नीतियों की विफलता की वजह से शिक्षक परिवार पर त्रासदी आ गई है। ये त्रासदी की तस्वीर है कि कैसे एक योग्य शिक्षक पकोड़े बेचने के लिए मजबूर हो गया है। हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित करने वाले, भौतिक की जानकार और मेधावी छात्रों को आईआईटी, एनआईटी, एमबीबीएस और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाले शिक्षक गौरव गुप्ता को आज पकोड़े बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वजह साफ है, कारण आपको मालूम है, नीति निर्माताओं की भूल जिसने हजारों बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को एक झटके में बेरोजगार बना दिया। गौरव गुप्ता का चयन 2019 में फिजिक्स के व्याख्याता के रूप में 25वें रैंक से हुआ था, लेकिन डिग्री देरी से मिलने के कारण वे इस समय ज्वाइन नहीं कर पाए। 2023 में उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के रूप में हुई, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद बीएड धारक प्राथमिक शिक्षक अयोग्य घोषित कर दिए गए, जिससे उनकी नौकरी छीन गई। अब गौरव गुप्ता अपना परिवार का पेट पालने और बैंक लोन चुकाने के लिए कुरूद में चाय पकौड़े की दुकान चला रहे हैं। इस बारे में उनका कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, इसलिए मैं मजबूरी में यह कर रहा हूँ। यह कहानी सिर्फ गौरव गुप्ता की नहीं बल्कि हजारों शिक्षकों की है
जो सरकारी नीति निर्माताओं की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब सरकार ने इन्हें शिक्षक बनने की अनुमति दी थी तो अब इन्हें अचानक अयोग्य घोषित कैसे कर दिया गया? यदि बीएड धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते तो सरकार ने इन्हें पहले नियुक्त ही क्यों किया था? ये भी बड़ा सवाल है। क्या सरकार इन शिक्षकों के पुनर्वास की कोई योजना बनाएगी या फिर योग्य और अनुभवी शिक्षक इसी तरह सड़क पर पकौड़े बेचने के लिए मजबूर होंगे? अभी तो सिर्फ गौरव गुप्ता की कहानी सामने आई है, ऐसे कई गौरव गुप्ता हैं, 2950 के आसपास गौरव गुप्ता हैं जो अब घर बैठ गए हैं और उनके सामने रोजगार का संकट है। उन्हें उम्मीद उस कमेटी से है जो कमेटी सरकार ने बनाई है। उन्हें उम्मीद उस सरकार से है जिन्होंने इनसे वादा किया था। उन्हें उम्मीद उन विधायकों से है जिन विधायकों ने विधानसभा में कहा था कि इनके लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ भला होगा। उम्मीद तो सीएम विष्णुदेव साय से भी है जो कह रहे थे कि आप लोगों का कुछ करेंगे, आप लोगों को निकाला नहीं जाएगा। देखने वाली बात यह है कि सरकार इन युवाओं के बारे में कब सोचती है, क्या सोचती है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए शिक्षा विभाग में 70,000 से ज़्यादा पद खाली है, जिसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि 33,000 शिक्षक भर्ती की जा सकती है। और इसके अलावा कई विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जो 70,000 पद खाली हैं उनमें इन 2900 सहायक शिक्षकों को जिनकी नौकरी गई है, बीएड अभ्यर्थी, इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है, यानी कि समायोजन किया जा सकता है, इनकी नौकरी बचाई जा सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि कमेटी क्या सिफारिश करती है और इस सिफारिश पर किस तरह से सरकार अमल करती है। आगे आप सुनेंगे गौरव गुप्ता को, वो क्या कहानी बता रहे हैं, उनकी बात भी आप सुनिए। आपके ठेले पे लिखा है आप सहायक शिक्षक थे, क्या हुआ आपके साथ कि आप सेवा में अब नहीं हैं और आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यूँ इस तरह सड़क पर ठेले पर पकौड़े तलते नजर आ रहे हैं? कृपया आप अपना परिचय दीजिए और इस विषय में बताइए। मैं गौरव गुप्ता, पूर्व सहायक शिक्षक, जो 1 जनवरी 2025 को शासकीय सेवा से बाहर कर दिया गया है और आज मेरी मजबूरी हो गई कि मैं आपको क्यों लगाया। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 2018 में मोदी सरकार एनसीटी, मोदी सरकार की एक संस्था है, मतलब सेंटर की संस्था जो मोदी सरकार के कार्यकाल में इसने एक गजट बनाया था जिसमें प्राइमरी शिक्षक के लिए बीएड और बीएड दोनों को मान्य किया गया था। लेकिन वो गजट ऐसा बनाया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में निरस्त कर दिया और जब वो निरस्त होने के बाद कोर्ट का हवाला देकर राज्य शासन ने उन्हें सेवा से बाहर कर दिया है कि अब आप इस पद पर नहीं रह सकते। आज मेरी मजबूरी हो गई है क्योंकि मैं अपने घर में अकेले कमाने वाला था और मेरे घर में कोई संपत्ति अलग से बनी नहीं है। जो पेमेंट आ रही थी उससे मैं अपना जीवन यापन कर रहा था, मेरे पर लोन भी था जिसको मैं कटा रहा था। लेकिन आज ऐसी समस्या आ गई है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि मैं क्या करूँ। तो मैंने तात्कालिक रूप से अपने लिए चाय पकौड़ा ठेला, क्योंकि अब आजकल सुनने में भी आया है कि मोदी जी बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो और पकौड़ा करो, वही काम आज कर रहे हैं और समाज को बता भी रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के जगह आप पकौड़े तलवाइए, क्योंकि आपको ये सरकारें नौकरी देंगी नहीं और देंगी तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और कितने लोग प्रभावित हैं इस जिला में कुल, आप बता सकते हैं? इस जिले में लगभग 130 के आसपास है और टोटल अगर पूरे छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो 2,897 हम लोग टोटल कैंडिडेट है जिनको शासकीय सेवा से बाहर किया गया है, जो बीएड धारक है। पूरे राज्य में करीब 2900 लोग प्रभावित हैं। हाँ, पूरे राज्य में 2900 लोग प्रभावित है, जिसमें से 71% आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी हमारे भाई बहन हैं जिनका सिलेक्शन इस भर्ती में हुआ था और वो बहुत दूरस्थ अंचलों में सेवा दे रहे थे और बहुत दूरस्थ अंचलों से ही वो आकर नौकरी कर रहे थे। आज उनको मुख्य धारा से निकाल कर ऐसी जगह घसीटा गया है कि वो कहीं कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। क्या आप लोगों ने सरकार से इस विषय में वार्ता करी है पहले, और सरकार आप लोगों के लिए क्या कर रही है, क्या उन्होंने बताया है? आप लोगों की वार्ता हुई है इस मामले में? पिछले 1 साल से हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं। सरकार को हमने बात बताई थी कि ऐसा मैटर है और उनसे कहा भी था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखिए। लेकिन जब 8 अप्रैल को जो सुनवाई हो रहा था उसके लिए शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से बोला था कि आप जाके अपनी बात को रखिए। अगर वो समय सरकार अपनी बात रखती तो आज ये लोग हमारे साथ नहीं होती।
और सरकार ने आश्वस्त भी किया था कि आपको निकाला नहीं जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा और आपको आपकी नौकरी पर रखा जाएगा या कहीं ना कहीं आपको समायोजित किया जाएगा। लेकिन अचानक से हमें कोर्ट का हवाला देकर 1 जनवरी 2025 को न्यू वर्ष के पहले दिन हमें सरकार बाहर करती है सेवा से और बोलती है कि आपके लिए इसके नाम पर एक झुंझुना के नाम पर एक कमेटी पकड़ा देती है कि अब कमेटी जो निर्णय आएगा उस निर्णय के हिसाब से आप का कुछ होगा। उस कमेटी का कोई टाइम गाइडलाइन नहीं है कि वो कमेटी कब अपना निर्णय देगी और देगी भी तो हमारे पक्ष में देगी कि नहीं देगी, और अगर हमारे पक्ष में दे दी तो वो लागू होगा भी कि नहीं होगा। इस पर हमारे लिए कोई भी इसमें कोई गाइडलाइन लोग बना के नहीं रखे हैं और हमें कमेटी का झुंझुना दे रखे हैं। और कब देगी, 5 साल बाद देती है तो मैं 5 साल तक क्या करूँगा। मुझे मजबूरी में आज ये समय आया है कि मुझे आज चार पकड़ के लिए ठेला खोलना पड़ा, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा संपत्ति नहीं है कि मैं कुछ और जगह पूंजी लगा सकूँ। मेरे पर लोन भी है और उस लोन की भी मुझे पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है मेरा खोलना। तो आपका इस ठेले के जरिए कितना आमदनी हो जा रहा है और आप कब से ठेला लगा रहे हैं? ठेला मैंने कल से ही शुरू किया है, लेकिन अभी तक इनकम बोलेंगे तो कल 50 रुपये का मेरा बिका था, उसमें इनकम कितना हुआ 2, 4, 5 रुपये होगा। और अभी तक मैं सुबह 9 बजे से यहाँ पर हूँ और अभी तक सिर्फ 10 रुपये की बिक्री हुई है, क्योंकि मैं कोई इसमें प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। अब धीरे धीरे सीखना पड़ेगा चीज़ों को, जब तक सीखूंगा पता नहीं मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मुझे खुद विश्वास नहीं है। तो क्या आप लोगों ने सरकार से इस बारे में पहले वार्ता करी थी कि आप लोगों के लिए कुछ करे सरकार? जब आपको नौकरी से बर्खास्त किया गया उससे पहले आप लोगों ने किस से मिले थे सरकार से और उन्होंने क्या बोला था आपको? सरकार, बीजेपी सरकार के ऐसा कोई मंत्री और ऐसा कोई विधायक नहीं होगा जिसके पास हम लोग कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार नहीं गए होंगे। हर किसी से अनुनय विनय, हाथ पैर जोड़ के उन्होंने विनय किया कि सर हमारी गलती नहीं, नीति निर्माताओं की गलती है, तो हमें सजा क्यों दी जा रही है। हम तो मेरिट में आए थे, मेरिट में आने के बाद नियुक्ति पाए हैं और उसके बाद अगर हमको बाहर किया जाता है तो हम 2897 लोगों का विश्वास सिर्फ और सिर्फ राजपत्र से नहीं, न्यायालय से नहीं, सरकार से भी उठ जाएगा। और जिनका विश्वास इन तीनों से उठता है वो आगे वो किसी चीज़ को कुछ करने के लायक नहीं रहता। तो या तो आदमी आत्मदाह करेगा या तो फिर वो रास्ते में आकर क्या कर सकता है, मजबूर है, रास्ते में आना पड़ेगा उसको। जो भी जीवन चल पाएगा चलेगा, नहीं चलेगा तो हम तो कुत्ते की मौत यहाँ पर ही मरेंगे। वैसे भी सरकार ने हमको ऐसी कंडीशन बनाई खड़ा कर दिया है कि मरो, जो करना है करो तुम। कमेटी सरकार की बनी है, तो इस कमेटी के गठन के बाद क्या आप लोगों ने वहाँ पे कोई अपने तरफ से आवेदन प्रस्तुत किया है या तो कमेटी के सामने अपनी बात रखी है? क्या सरकार ने बात रखने का मौका दिया है? और क्या सर आप जैसे बता रहे हैं कि 3000 लोग प्रभावित हैं, तो हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है कि बहुत लोगों पे लोन होगा। कई लोगों ने अपने शादी के लिए लोन लिया होगा, कई लोगों ने घर बनाने के लिए लोन लिया होगा, कई लोगों ने अपने परिवारजन के किसी के हेल्थ के लिए लोन लिया होगा, हॉस्पिटल वगैरह के लिए। तो क्या सरकार ने कुछ आर्थिक सहायता दिया है या आप लोगों ने बात रखा है कि हमें दे, या इस तरह से कमेटी से कुछ है, अंतरिम राहत का बात हुआ है? सरकार ने ऐसा हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है कि हमें आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कमेटी बनी है वो हमारी बर्खास्तगी के बाद बनी। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो हम पिछले एक साल से बर्खास्त होने से 1 साल पहले तक हम लोग उनके संपर्क में रहे हैं, वो पहले कमेटी बनाकर हमारे सजेशन कर सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के जज ने भी कहा है कि किसी को नौकरी से निकालना समाधान नहीं, इनकी गलती नहीं है। ये मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मेरिट में आके नौकरी पाए हैं, इनको जैसे राजपत्र में लिखा था उसके तहत ये इनकी नियुक्ति हुई है, तो इनको निकालने के बजाय इनको 6वीं से लेकर 8वीं में समायोजित किया जाए। अब बताना चाहूँगा कि अगर कमेटी पहले बनी होती, निर्णय पहले आता, आज ये नौबत हमारे साथ नहीं खड़ी होती। दूसरी बात है लोन, तो लोन बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है, बहुत सारे लोगों की शादी हुई है, बहुत सारे लोग मकान लोन, होम लोन लेके बैठे हुए हैं। और एक मेरा मित्र है, उन्होंने तो अपने उनके पिताजी के लीवर में, किडनी में इन्फेक्शन था, उसके लिए लोन लिया था, और उसके लिए भी थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 16-17 लाख रुपए लोन लिया है, और उसके 17 से 28 हज़ार के बीच में उसकी EMI भरी जाती थी। अब जब वो नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा तो EMI कैसे भरेगी। उसके पिताजी अभी भी जस्ट उसका ऑपरेशन हुआ है, अब उसके लिए तो और बड़ी समस्या है। वैसे बहुत सारे लोगों से जिन्होंने लोन लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि आपको लोन में हम हेल्प करेंगे या आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। चाय नाश्ता ठेला खुला हुआ है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? हम सब सहायक शिक्षक हैं भूतपूर्व, और ये भी हमारे मित्र ही हैं, साथीगण हैं।
आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है, और अचानक से ये जो जॉब से निष्कासित कर दिया गया है, इसके कारण सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है और कुछ सूझ नहीं रहा है। इसीलिए हम रोज़गार की तलाश में ये चाय पकौड़े ठेला शुरू किए। ये तो इन्होंने किया है, आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं? हम अभी सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि अभी हम क्या करें। जो आचार संहिता है इसके कारण अभी हमारा धंधा वगैरह सब बंद है, लेकिन हमारे पास आजीविका का संकट आ गया है। अब हम क्या करें ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो आपका परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए सैलरी से ही घर का चलता था, एकमात्र मैं कमाऊँ था। अभी आजीविका की संकट हमारे सामने खड़ी हो गई है, क्या करें यही समझ नहीं आ रहा। तो सरकार बोल रही है कि आप लोग का समाधान कर देंगे कमेटी से, तो क्या आप लोग इसके लिए संतुष्ट नहीं है इस बात से? सरकार कमेटी का हवाला देते आ रही है, लेकिन यही चीज़ अगर सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुले आश्वासन दे दे और कमेटी का टाइम लिमिट फिक्स कर दे, तो हम आश्वस्त हो जाएंगे कि सरकार इतने टाइम लाइन के बीच में हमारे लिए कुछ करेगी। बट केवल कह देना या कमेटी बना देना, उसका कोई टाइम लाइन फिक्स नहीं करना या उसकी कोई नियम फिक्सेशन नहीं होना, तो वो कमेटी मात्र एक दिखावा रह गया है। उससे हमें कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है, हमारी आजीविका बचाने का बचती दिख नहीं रहा है। मतलब आप लोगों को कमेटी से कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है? अभी तक तो हमें कमेटी से कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। अभी तक के कमेटी बने लगभग महीने भर हो गई है, लेकिन आज तक के एक भी मीटिंग कमेटी की नहीं हुई है या हमारे पक्ष में कोई एक भी बात कमेटी की तरफ से नहीं बोला गया है या सामने नहीं आया है। आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि मैं भी BEd सहायक शिक्षक हूँ, जिनको 1 जनवरी 2025 को नौकरी से निकाल दिया गया। जैसे कि हमारे साथी के मुताबिक ये आजीविका का सबसे बड़े साधन है। तो निश्चित रूप से मैं भी अपने घर में कमाने वाला एक था जो सरकारी नौकरी में इतने सालों, मेरी उम्र अभी 30 वर्ष की है और 30 वर्ष के बाद मैं सरकारी नौकरी में आया था और यही सारी उम्मीदें लेकर मैं अपनी मम्मी पापा के साथ था कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। लेकिन ऐसे सरकार द्वारा कोर्ट का हवाला लेकर अचानक से नौकरी से निकाल देना बहुत आघात पहुंचाया मुझे भी। और आज भी हमें आजीविका का साधन हम ढूंढ रहे हैं और हमारे एक साथीगण जिन्होंने चाय पकौड़ा ठेला खोला है और हम देख रहे हैं कि क्या हम इससे कुछ इनकम ले सकते हैं, क्योंकि हमें आजीविका भी चलाना है, हमें लोन भी पटाना है और बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार चाहे तो आज भी वो निवेदन कर रहे हैं कि कमेटी का एक टर्म बाउंड कर दे और जल्दी से जल्दी हमारे लिए कोई सकारात्मक निर्णय, जिससे कि हमारे 2897 जो BEd सहायक शिक्षक है उनके साथ कुछ नया हो सकता है। आप सरकार से क्या विनती करना चाहते हैं वो बताइए। मैं गौरव गुप्ता सहायक शिक्षक हूँ, पूर्व सहायक शिक्षक हूँ। मैं विनती यही करना चाहता हूँ कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। हमने बड़ा विश्वास करके भारत के राष्ट्रपति पर विश्वास किया, मोदी जी पर बहुत विश्वास किया, इनके राजपत्र के हिसाब से हमने BEd किया। उसके बाद हमारी नियुक्ति उसी राजपत्र के तहत वो किस कारण से क्वेश्चन होता है, किस कारण से उसको हटाया जाता है, तो सरकार समझे। और अगर बात कुछ समस्या की हो रही है तो वो बात कुछ उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट के पास पूरी शक्ति होती है। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने इस बात को उठाया कि इन बच्चों की गलती नहीं है तो इनके लिए अब क्या रास्ता है। लेकिन वहाँ पर जो गवर्नमेंट के वकील थे, मिस्टर नटराजन जी, ASG थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जी, वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब सॉल्यूशन की बात आती है हमारे लिए तो उसको सुप्रीम कोर्ट से वो हट जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति वहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोर है। लेकिन मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारी बातों को संज्ञान में जल्द से जल्द आचार संहिता के बीच में आचार संहिता के जस्ट बाद हम पुनः हमारी जॉब पर या जहाँ पर भी उनको लगता है कि हमारा समायोजन हो सकता है वहाँ पर पुनः प्रतिस्थापना दें। उनका हमको बहुत आभार रहेगा, जीवन भर हम सरकार की आभारी रहेंगे। और अगर नहीं करती है तो हम तो मानसिक अवसाद के शिकार होंगे ही। और हमारे साथ जो हमारे जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है वो भी देख के हमें आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि हम एक निगेटिविटी के सेंटर बन जाएंगे, कोई हमको देखकर पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। इसलिए विनम्र निवेदन है सरकार से कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बहुत जल्द से जल्द
हमारे लिए पॉजिटिव फैसला लेते हुए हमारा समायोजन करें। अभी सरकार ने कोर्ट का हवाला देते हुए करीब 3,000 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया है। उससे करीब 3,000 फैमिली प्रभावित हुई है और सबके सब आर्थिक संकट, मानसिक संकट से जूझ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं। तो सरकार ने जो कमेटी बनाई है, उनका ये कहना है कि हमें कमेटी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि कमेटी का कोई टाइमलाइन नहीं है। कमेटी हमारे पक्ष में निर्णय देगी नहीं देगी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो इनका ये कहना है कि सरकार जल्द से जल्द कोई सार्थक निर्णय ले और इन लोगों के लिए समाधान करे और इनको वापस नौकरी में बहाल करे समायोजन करके। सरकार इनका पक्ष समझे, क्योंकि इन लोगों पे बहुत सारी वित्तीय मानसिक संकट उत्पन्न हो गई है। इन लोगों ने बहुत सारे लोन वगैरह, बहुत से लोन इन लोगों ने ले के रखे हुए हैं। किसी ने हेल्थ के लिए लोन लिया है, किसी ने घर के लिए लोन लिया है, किसी ने कुछ लोन लिया है, तो सबके पेमेंट भी होते हैं। तो बहुत बड़ी आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुका है। तो सरकार से इनका यही निवेदन है कि इनका समाधान जल्द से जल्द करें और इन्हें पुनः नौकरी में समायोजन करके वापस सेवा में स्थापित करें।